हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन गुप्ता ऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 2023 के टॉपर्स की सीरीज चल रही है। तो आज हम ऑल इंडिया रैंक वन टॉपर रविंदर चौधरी जी को इनवाइट किए हैं, जो आपको पूरा का पूरा एकदम बताएंगे कि टॉपर कैसे बननी चाहिए। और उससे पहले, सबसे पहले मेरे मन की बात मैं जानना चाहूंगा, जो बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछे हैं कि सर, टॉपर लोग खाते क्या है, किस चक्की का आटा खाते हैं जिससे वो ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आते हैं। ये तो पीजी वाली आंटी को पूछना पड़ेगा कहाँ से लाती थी आटा। हाँ, उस कंपनी का आटा बता दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है कि ऑल इंडिया रैंक वन नहीं आ रहा है। और बहुत से बच्चे पूछते हैं टॉप 10 तक भी आ जाएगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि मन चाहा आपको जोन मिल जाएगा, डिपार्टमेंट मिल जाएगा उसके लिए। तो रविंद्र आटा जी, का सबसे पहले आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है, और उसके बाद आगे हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार चौधरी है। मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग और पूरी जोधपुर से हुई है। कॉलेज भी मैंने एमबी इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से बीटेक करी है 2022 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद से मतलब तैयारी कर रहा था एसएससी जेई की। 2022 में दिया था, पर 2022 में कुछ कारणवश हुआ नहीं, तो इस बार फिर से ट्राई किया। इस बार बोलने नहीं बना गई। कोशिश इस थी बार अच्छे मार्क्स की और मेहनत आपने की तो आ टॉप गई। किया है इस बार, तो क्या स्कोरिंग क्या रही प्री में आपकी, और मेंस में स्कोरिंग क्या रही आपकी। प्री में मेरे थे, रॉ थे 141.5, जिसमें कि जीके में 20, रीजनिंग में 47.5 और टेक में 75। और नॉर्मलाइज थे 161.5। मेंस में थे रॉ 271 और मेंस में नॉर्मलाइज थे 294। तो टू ऐसे करके नाइनटी मेरा फोर 455 का था। 294 नॉर्मलाइजेशन हुआ था ना मेरी मैकेनिकल के साथ। 161 उसमें हो गया था, इधर 294 आपका हो गया। हम्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रीजनिंग पार्ट के लिए। और उसके लिए आपने प्रिपरेशन कैसे की, क्योंकि रीजनिंग के लिए बहुत सारे बच्चे किताब वगैरह पूछने लगते हैं। क्या जरूरी है किताबें पढ़ना, कि डायरेक्ट हो जाता है। किताबें पढ़ना एज सच, मतलब किताबें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है रीजनिंग में। तो रीजनिंग मैंने जैसे ऐसा किया कि मैं पहले किरण की आती है प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज बुक, तो वो ले आया, उसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी। तो पहले आइडेंटिफाई किया कि मेरे टॉपिक्स कौन से वीक हैं। फिर जो मेरे को टॉपिक्स वीक मिले उनको फिर यूट्यूब से सर्च करके देख लिया, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा देख लिया सही से। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर रीजनिंग टॉपिक वाइज हैं, सीपीओ के हैं, स्टेनो के हैं, मतलब इन तीनों में क्या है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 35 मिनट्स तक 50 क्वेश्चन। तो रोज के एक या दो सेट लगाता था, उसी से प्रैक्टिस काफी सही हो गई थी, स्पीड बहुत अच्छी बन गई थी। 35 मिनट्स में मैं 45 के अराउंड स्कोर कर लेता था, तो मतलब उधर एग्जाम में भी हो गया था आराम से, ज्यादा दिक्कत नहीं आई। एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो वो टेस्ट दे रहा है, तो कितना नंबर आना चाहिए कि ठीक है, इतनी तैयारी ठीक ठाक है उसकी रीजनिंग में। मतलब अगर मैं रीजनिंग में बात करूँ तो मतलब 40 प्लस तो होना ही चाहिए रीजनिंग में। हाँ, कोई अगर टेस्ट अगर टफ है तो चलो अलग बात है, बाकी 40 प्लस तो मतलब इन वर्स्ट केस में 40 प्लस तो होना ही चाहिए रीजनिंग में। अगर, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन हो चुका है रीजनिंग में नंबर आना। ठीक। अब हम बात करते हैं जीएस, जो एक सिरदर्द है इंजीनियर्स के लिए, आपके लिए भी रहा होगा। वो इंटरेस्टिंग कैसे बनाया आपने, पढ़ाई कहाँ से की, और आपने बिना किसी कोचिंग के ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए, तो उसके पीछे की कहानी क्या रही है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए सर, अगर मैं जैसे जीएस की बात करूँ तो जीएस का क्या सीन है कि लोग क्या है कि पीछे मतलब हर चीज पढ़ना चाहते हैं। हर चीज पढ़ने से अच्छा क्या है कि अपना आइडेंटिफाई कर लो कुछ टॉपिक्स, उन्हीं को अच्छे से तैयार कर लो। और मतलब अपना ऐसा नहीं करो कि 50 में से मेरे को 40 लाने हैं, इतने आएंगे भी नहीं 50 में से। आजकल ऐसे बहुत टफ पूछने लग गया, ठीक है 25 30 25 30 का 30 का टारगेट करो, 20 25 आ जाए, अच्छा स्कोर है। उसमें मतलब जीएस में जैसे अपना यूट्यूब पे एक है, चैनल है अपना, जीएस बाय अनुराग सर करके हैं। पहले शायद वो किसी कोचिंग में थे, अब मेरे को आइडिया नहीं है, काफी पुराने वीडियोस हैं एक्चुअली, बट जैसे मॉडर्न 20 से 25 लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, मेडिवल हिस्ट्री के हैं ऐसे ही, और ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं। अब ज्योग्राफी में भी ऐसा है कि अपने को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 25 घंटे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आएगा उससे। मतलब जैसे इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट वगैरह पार्ट है जो, वो पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी में। पॉलिटी में है तो पॉलिटी में आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ने चाहिए, सब आर्टिकल्स रट लो इस तरीके से। और जीएस में बाकी जैसे अब जनरल साइंस की बात करूँ, अगर मैं जनरल साइंस में तो मेजरली अगर बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री से एक आध सवाल आ जाता है तो बायोलॉजी आती है। तो बायोलॉजी लाइक यूट्यूब पे जैसे रेलवे के एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी वगैरह के लिए पढ़ाया था लोगों ने। पता नहीं एक बायजूस के कोई टीचर, मेरे को नाम उनका याद नहीं है, बट आरआरबी एनटीपीसी के लिए उन्होंने पढ़ाया पढ़ाया था बायोलॉजी। इतने 30 35 लेक्चर है, पर मतलब एसएससी जेई के लिए भी काफी सही है वो। कोई भी एग्जाम सब में आरआरबी और एसएससी में वैसे भी जीके जी तो सेम ही रहता है, फर्क है नहीं। तो जो आपको सही लगे।
और कंटेंट ये ध्यान रखिए, कंटेंट के कितना पढ़ना है, क्योंकि क्या है कि बायोलॉजी नीट वाले भी पढ़ते ही हैं, अपन भी पढ़ते हैं, तो वो अपने को नीट नहीं निकालना है, उतना ही पढ़िए जितना सवाल हो जाए बस, बाकी इतना डीप में नहीं जाते इसे से। और फिर अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स भी अब मैंने देखा है कई लोगों को रोज का 2-2 घंटा करंट अफेयर्स में ही दे रहे हैं। इतना करंट अफेयर्स पढ़ के यूपीएससी निकालिएगा? थोड़ा मतलब उतना, अब करंट अफेयर्स ठीक है, अब है तो टेक्निकल एग्जाम ना इन द एंड, आपको मेन मेन तो टेक्निकल में ही स्कोर करना पड़ेगा, जीके जी से आप टॉप नहीं कर जाएंगे। तो मतलब करंट अफेयर्स का सीन क्या है कि जैसे अगर डेली करना चाह रहे हैं तो आधा घंटा बस, अगर डेली जैसे करंट अफेयर्स देखना है तो आधा घंटा देख लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा है कि मैं तो यही करता था कि जैसे अपना लास्ट में जब 2-3, 2-2.5 महीने रहते हैं पेपर में, तब स्टार्ट करो करंट अफेयर्स, तब स्टार्ट करो कैसे कि जैसे जो टॉपिक वाइज करा रखे हैं, पहले मैंने क्या किया था कि सारे जैसे उस टाइम जो उससे 2 महीने पहले पेपर्स हुए थे ना, सीजीएल के, सीएचएसएल के, स्टेनो के, जो भी मतलब उसमें क्या ट्रेंड रहा था करंट अफेयर्स का, उसमें लाइक बुक्स ऑदर्स ये सब बहुत पूछते थे, तो बुक्स अवार्ड्स ये सब कुछ, तो अवार्ड्स स्पोर्ट्स वगैरह, मतलब जो टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है उनके टॉपिक वाइज वीडियोस अच्छे से देख लो, जैसे परचम क्लासेस के आते हैं शायद 6 मंथली, ऐसे टॉपिक वाइज वीडियोस आते हैं, हर एक टॉपिक के 2-2 वीडियो आते हैं, वो देख सकते हैं। इंडोलोगस का आता है, इंडोलोगस का काफी सही है। और एक दो छोटे मोटे चैनल और भी है जो 6 मंथली वाले आते हैं, 5-5 6-6 घंटे का एक वीडियो है, तो उस एक वीडियो को 2-4 बार देख लो, मतलब अपना जो भी है इधर से उधर बार बार एक ही चीज को बार बार देखेंगे तो अपने आप वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो ही जाती है, फिर अपने आप एग्जाम के टाइम याद आ जाती है, धीरे धीरे कुछ सब आ जाता है बच्चे उनका। क्या करते हैं, गलती करते हैं, जैसे बहुत सारे टीचर सुबह सुबह 1.5 घंटे पढ़ाते हैं, तो 1.5 घंटे करंट अफेयर्स ही पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, वो गलत है। करंट वो अफेयर्स के तो लिए वो ना करे, कुछ ऐसे टीचर्स को फॉलो करे कि जो 6 मंथ या मंथली वाइज करंट अफेयर पढ़ा रहे, जैसे इसमें एग्जाम चल रहा है तो जनवरी का पढ़ाए और दिसंबर का पूरा करंट अफेयर पढ़ाए। ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो कर लीजिए, करंट अफेयर्स में नंबर आ जाएंगे। सर के भी 20 नंबर आए हैं जी के पार्ट में, तो उतना ज्यादा हेडेक नहीं लेने की जरूरत है, 20 से 25 नंबर आएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। टेक में मेहनत करने की जरूरत है। तो टेक में क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, वो हम जानना चाहेंगे। टेक में सर जैसे मेन क्या है कि लोग सब कुछ पढ़ने के पीछे भागते हैं, एक एसएससी का सिलेबस है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो थोड़ा उतना कंसाइज सिलेबस है, 6 से 7, 7 से 8 सब्जेक्ट है, ज्यादा नहीं है, उसमें मेजरली 5 सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो वो है कि आपको शुरुआत करनी होगी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, पहले कंसेप्ट ग्रेस्प करने हैं सबसे पहले तो बेसिक्स। ये है कि लोग क्या है ना सिलेबस पूरा करने के पीछे भागते हैं, स्पेशली कोचिंग वाले भी यही करते हैं कि भागा भागा कि सिलेबस करोगे बस कैसे भी। अब जैसे मशीन को जल्दी जल्दी करा देते हैं, मशीन तो टाइम लेगी, मशीन 160 80 180 200 घंटा लेगी, मशीन टाइम लेगी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मशीन। तो वो है कि पहले नेटवर्क कर लीजिए आप, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद मशीन पे आ जाइए, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम कर लिया, फिर मेजरमेंट कर लिया, और जो बाकी अगर करना है, जैसे मैंने यूट्यूब से किया था तो अंकित गोयल सर ने करा रखा है, अंकित गोयल सर ने अच्छा करा रखा है, अजय गुप्ता सर ने करा रखा है, अजय गुप्ता सर मशीन काफी सही पढ़ाते हैं, पावर सिस्टम भी अच्छा है उनका। और बाकी अगर वो कंट्रोल सिस्टम वगैरह वो सब पढ़ना है तो वो विशाल सोनी सर ने पढ़ा रखा है। और जैसे अब जो ऑक्सिलरी सब्जेक्ट है, यूटिलाइजेशन और क्या नाम ये इल्यूमिनेशन वगैरह, इनके लिए जैसे क्या है कि एक राहुल गुप्ता करके सर है, उनका मतलब लाइक छोटा ही कोर्स है, छोटा 20-25 वीडियोस होंगे यूटिलाइजेशन के लिए, तो उनका देख सकते हैं। एक टेंडरिंग के लिए मुझे काफी लोग पूछते हैं, तो टेंडरिंग के लिए एक फिजिक्स वाला का एक 5 वीडियो है सिर्फ 2-2 घंटे के, आप वो देख सकते हैं आराम से। मतलब ये है कि आपको जैसे अब नेटवर्क आता है, 20-25 नंबर का नेटवर्क आ जाता है, पर लोग क्या है कि उसको इंपॉर्टेंट ही नहीं कंसिडर करते, ये तो इजी सब्जेक्ट हो जाएगा, वो नहीं होता, एग्जाम में हालत खराब कर देता है वो भी। इजी इजी सब्जेक्ट सब क्वेश्चन आते हैं पर टाइम वेस्ट करा देते हैं वो। उसमें आपको क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है, तो लाइक मैंने प्रैक्टिस के लिए बुक्स प्रेफर करी थी, यूथ यही जेई आती है, यूथ वाली, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, यही और जेई, तो मैंने लगभग दोनों ही काफी बार 2-3 बार तो कर ली होगी लगभग। जैसे मैं क्या करता था कि पहली बार करी उसमें क्वेश्चंस मार्क कर लेता था, जो भी उस टाइम मुझे डाउट लगा हल्का सा भी कि भाई ये गलत हो सकता है, उसको गोला करके रख लिया, बाद में देखा, बाद में जाके आराम से अपना मतलब बाद में जब खुलता था वापस दूसरी बार किताब तो उन्हीं क्वेश्चंस को देखता था, बाकी सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। और फिर जैसे सबसे बढ़िया टेक्स्ट बुक का है, तो टेक्स्ट बुक में जैसे प्रैक्टिस करते हैं आप कहीं से भी, टेक्स्ट बुक में जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन सेव करने का ऑप्शन होता है, वो बहुत अच्छा होता है, उनको बार बार आप देखेंगे तो अपने आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो बिल्ड हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। मतलब वही है कि बेसिक्स आपको पहले पूरा ढंग से क्लियर करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अब आप अब नेटवर्क में करने जाएंगे, आप लाप्लास से क्वेश्चन लगा रहे हैं, लाप्लास का क्वेश्चन नहीं ना आएगा ऐसे सीन में, वो भाई लेवल तो डिप्लोमा का ही है, वो डिप्लोमा लेवल ही रखेगा उसमें ही, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स 40 नंबर का तो बेसिक से आ जाता है खाली, हम्म। अगर उतना ही आपका आप 40, अगर उसमें सिर्फ 40 में आप 37-38 ले आए,
फिर बाकी बाद में तो बचा ही कितना, ठीक है उतना और लाना है। और मेन एसएससी का क्या है कि मेन स्पीड होनी चाहिए, स्पीड वाला वहाँ पे लोग फंस जाते हैं थोड़े। हाँ वो बहुत जरूरी होता है स्पीड वाला। आपने अभी बीच में टेक्स्ट बुक का नाम लिया, टेक्स्ट बुक से तो क्या आप टेस्ट सीरीज भी वहीं पे दिए हैं या कुछ और आपने किया है? हाँ मैंने एक्चुअली 2022 में तो क्या है कि ऑफलाइन था ना मेंस, तो उस चक्कर में ऑफलाइन तो दी थी, बट इस बार 2023 में तो मैंने टेक्स्ट बुक के अलावा किसी को टच भी नहीं किया बिल्कुल। ओनली टेक्स्ट बुक, प्री मेंस सब कुछ टेक्स्ट बुक ही, टेक्स्ट बुक पूरा। तो जैसे टेक्स्ट बुक पर तो टेस्ट सभी देते हैं, क्योंकि अधिकतर टॉपर्स आते हैं और टेक्स्ट बुक ही बताते हैं। हाँ बट आप जैसे अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद क्या करते हैं, और नॉर्मल स्टूडेंट अटेम्प्ट करने के बाद क्या करते हैं, दोनों में अंतर क्या है, बेसिक अंतर जो डिफरेंशिएट करता है दोनों को, वो क्या रहा है मेन? बंतर सर मैं अगर बात करूँ, जैसे क्या है कि जैसे मैं और मेरा रूममेट हम जयपुर में थे, तो हम दोनों तैयारी कर रहे थे, तो मतलब जैसे एक दिन वो सुबह देता था, मैं शाम को देता था, ऐसे अल्टरनेट था। लाइक उसने दे दिया मैंने दे दिया, फिर हम दोनों मिलकर डिस्कस करते थे कि भाई किस क्वेश्चन में पहली बात तो पहले तो गलत कितने हुए, ठीक है गलत कितने हुए और गलत का कारण क्या रहा। एक तो भाई गलत का कारण होता है कि आता नहीं था, नया कंसेप्ट था, वो चलो ठीक है, ऐसे सवाल एसएससी में कम ही आते हैं कि बिल्कुल कंसेप्ट ही नया डाल दे एसएससी, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस नए डाल देते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, हर फैक्ट आप रख नहीं सकते। पर वो है कि कौन सी सिली मिस्टेक हुई, कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, और कौन सा जैसे आपको कुछ चीजें याद नहीं रही कि भाई मेरे को रिवाइज करे हुए काफी टाइम हो चुका है, तो वो उनको आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ, वो आपको अगर पता होना जरूरी है। और अगर क्वेश्चन छूटे हैं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो एसएससी में आ सकता है। मतलब ऐसा कोई, जैसे क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले थोड़ा टफ बनाते हैं पेपर हल्का सा, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन डाल देंगे आंसर कुछ भी थोड़ा, तो वो है कि वो छूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता। पर आपको जो आपको लगता है कि एसएससी में आ सकता है तो वो आपसे होना चाहिए फिर। उसके बाद क्या है कि जैसे हम दो तो थे ही साथ में, और उसके अलावा क्या है कि हम मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप था हमारा। तो हम लाइक जैसे टेस्ट देते थे शाम को, कॉन्फ्रेंस कॉल लगाते थे घंटा भर, पूरा एक एक सवाल पूरा किससे कैसे कहाँ गलती हुई। और सिर्फ गलती ही नहीं, ये भी मतलब कि इस क्वेश्चन को और सोचने का तरीका क्या हो सकता था, कि मैंने किया मेरे को अगर 25-30 सेकंड लगे, मेरे साथ वाले ने किया उसने 10 सेकंड में कर लिया, तो मैं उससे ही पूछूंगा कि तूने 10 सेकंड में कैसे किया, उसका क्या तरीका है। वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि भाई यहाँ पे बात, यहाँ पे वही है खेल टाइम का, यहाँ पे एक एक सवाल पे 10-10 सेकंड बचाएंगे, 100 सवाल का 10 मिनट हो जाएगा, बहुत होता है 10 मिनट। तो उस हिसाब से अगर आपको मेन बात वही है कि एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए ताकि आप मतलब, और उसके बाद हर एक सवाल में टाइम कितना लगा है, जो मतलब एवरेज टाइम जो अगर उसमें टेक्स्ट बुक में दिखाता है कि एवरेज कैंडिडेट ने कितना टाइम दिया और आपने कितना टाइम दिया है, तो वो एवरेज से तो ऑब्वियसली कम ही होना चाहिए, पर मतलब ऐसा है कि स्पीड बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपकी, टाइम बहुत कम लगना चाहिए। और उसके ऊपर आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल छोड़ना है कौन सा करना है। आप सवाल आ गया आपके सामने टफ, पहला सवाल ही टफ आ गया, आप उसी में उलझे रह गए, फिर पीछे क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो तो होना ही है। और क्या है कि लोग क्वेश्चंस को अपने ईगो पे लेते हैं, मुझसे कैसे नहीं हो रहा, मैंने इतना हम्म। मेहनत की है, ऐसे कैसे नहीं होगा मुझसे। वो नहीं करना है, आपको पेपर निकालना है, क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है, सीधी बात ये है। एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, तो उस हिसाब से अपना बस जो हो रहा है पहली बार में उसको पहली बार में करो, फिर बाद में टाइम मतलब जितना आप आपका टाइम अलाउ करता है आपको, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर आपके आपके पेपर हो चुका है, आपके पास 10 मिनट है, तो आपको जितना भी ठीक है, नहीं आ रहा है फिर भी कुछ ना कुछ तो उसमें अगड़म तिगड़म लगाइए कुछ, कि भाई कहीं से ऐसे आंसर आ जाए कुछ ना कुछ, उल्टा सीधा ऑप्शन से उल्टा जाए, ये कुछ भी करिए, पर वो ऑप्शन वो पे टाइम बचे तब करना है। ऐसा नहीं कि यार नहीं मुझे इसका तो आंसर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। वही है नए बाकी तो। वाले जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा अगर ऊपर से बाउंस गया हो, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता तैयारी से रिलेटेड, सर का जो मेथड रहा है मैं बता दूं आपको। सर प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज देते थे, जो कि अधिकतर लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। प्रॉपर टेस्ट सीरीज देना और प्रॉपर टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना, वो एनालिसिस के साथ अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ, और ग्रुप स्टडीज पे भी फोकस करते थे टाइम मैनेजमेंट को लेकर। ये टॉपिक आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। प्रॉपर टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना विथ बेस्ट फ्रेंड, जो लगता हो कि आपका नॉलेज उसका उनका नॉलेज बराबर है उनके साथ। ऐसा ना हो कि किसी गधे के साथ आप पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर दो तो वो कुछ और बताए आप कुछ और बताओ, नहीं। दोनों की स्ट्रेटजी लगभग बराबर हो। साथ ही साथ ग्रुप स्टडीज जिसमें लगभग एक ही वर्ग के लोग हों और उतने ही लेवल पर आसपास 19-20 हो, बस हो गया, उनका ग्रुप स्टडीज करना है। तो फ्रेंड सर्किल ऐसा ही बनाना है, ये 3-4 टॉपिक को रखना, और आप भी ऑल इंडिया रैंक 1 ले आ सकते हो। आपने बताया कि सर आपने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था बट सक्सेसफुल नहीं हुए, तो लास्ट ईयर कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई हुई कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? अब सर गलती की किस्मत खराब भी कह सकते हैं, अब कुछ उसमें अपन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब वो है कि प्री में तो मैं मतलब पिछली बार मेरे काफी सही मार्क्स थे, पिछली बार मेरे को याद है 123 कुछ कट ऑफ थी, मेरे 142 थे उस टाइम भी, हम्म। लाइक कट ऑफ से अच्छा खासा 18-20 नंबर ऊपर था मैं।
बट फिर मेन से पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक्चुअली मैं बीआरओ में हो जाता, पर मैंने बीआरओ का ऑप्शन ही नहीं भरा था। तो फिर मतलब क्योंकि बीआरओ में मेरे को जाना नहीं था, तो और मेन सीन ये हो गया था कि अब सर थ्योरी में मुझे 75 की थ्योरी आई थी इलेक्ट्रिकल में, मुझे 33 दिया गया था। और अब बाकी कैंडिडेट्स को सर 75 में से कईयों को 45, 55, इवन जो जो टॉपर थे उनकी थ्योरी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएससी का है कि थ्योरी में मार्क्स देते नहीं है, फिर भी लोगों को 75 में से 65, 70, 70 इतने मार्क्स दे रखे थे कईयों को। तो वो है कि आपकी कॉपी अगर अच्छा एग्जामिनर के हाथ में गई तो आप सीधा सीपीडब्ल्यू में जा रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर घर बैठे रहिए। भाई वो ये बहुत अच्छा कर दिया एसएससी ने। आप आटा वाला नाम बता दीजिएगा कंपनी का। आटे के अलावा सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आपका शेड्यूल क्या रहा है, मतलब कितने घंटे कहाँ पर आप इन्वेस्ट करते थे, वो हम जानना चाहेंगे, आपका शेड्यूल डेली का। मेरा सर शेड्यूल था, जैसे सुबह मैं लगभग मैं रात को ज़्यादा लेट जागने वाले में से नहीं हूँ, मैं अपना सुबह टाइम पे 7 बजे के अराउंड उठ जाता था। 8 बजे से पढ़ाई शुरू करते थे, 8 से अपना 11:30 तक लगभग पहले टेक, सुबह टेक थोड़ा रिवीजन घंटा भर, आधा एक घंटा रिवीजन, और फिर क्वेश्चंस। लगभग सुबह टेक कर लिया पहले, फिर खाना वाना खाया, थोड़ा खाना खाने के बाद अब मेरी तो आदत थी मैं रेस्ट करता था, ऐसा नहीं है, मैं सारी किताबों में ही नहीं घुसा रहता था। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया अपना, फिर 1, 1:30, 2 बजे वापस आते थे, 1:30, 2 बजे मतलब रेस्ट करके, फिर उसके बाद अपना नॉन टेक में जैसे है कि अ, पहले जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ था नॉन टेक का, तो ऐसा है कि वीडियोस देखते थे स्पेसिफिकली कि भाई हाँ आज ये करना, आज ये करना, ऐसे ऐसे। फिर जब सिलेबस पूरा हो गया था तो उसके बाद कि भाई आज जैसे नॉन टेक का मैं ऐसे करता था कि सर इसको पढ़े हुए मुझे काफी टाइम हो गया है, क्या आज मैं क्या हिस्ट्री पढ़े हुए यार 5-7 दिन हो गए, चलो आज हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़े हुए 2-3 दिन हो गए, चलो पॉलिटी पढ़ लेते हैं। जो भी ऐसा लग रहा है कि माइंड से खिसक रहा है कि थोड़ा सा भी साइड हो रहा है, वो फिर उसको रिवाइज कर लो वापस। पॉलिटिक्स जैसे अपना है, ये लूसेंट है, ये रिवीजन के लिए तो बेस्ट है। लूसेंट के साइड में ही नोट्स बना लो, लूसेंट के साइड में थोड़ी थोड़ी जगह होती है ऊपर नीचे, पढ़ो टीचर से, जो लूसेंट में है वो अच्छा है, अगर नहीं है लूसेंट में तो कोने में लिख लो अपना अलग से। तो लाइक वो रिवीजन के लिए आपके मतलब बहुत शानदार हथियार हो जाता है आपके लिए, रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तीसरी बुक आती है लूसेंट की 300 पेज की। फिर ये करा, फिर जैसे करंट अफेयर्स आता था, तो फिर करंट अफेयर्स का वही कि भाई कुछ भी जो आज के भाई आज अवार्ड्स का टॉपिक देखना है 6 महीने का, तो अवार्ड्स देख लिया, घंटे भर अवार्ड्स लग गया। ठीक है, ऐसे करते करते शाम हो जाती थी, फिर शाम को थोड़ा सा बाहर घंटा भर घुमाते थे। फिर खाना वाना खा के फिर वापस बैठते थे, खाना खाने के बाद रीजनिंग के 2 लगाता था मैं टेस्ट, 35-35 मिनट के। और फिर वापस अगर टाइम अलाउ करता था तो टेक रिवाइज कर लेते थे फिर से एक आध बार, और टेक रिवाइज करके फिर सो जाते थे। टेक का भी ऐसा कि सर हर टॉपिक जैसे चौथे दिन या पांचवें दिन तो आपका वापस रिवाइज हो ही जाना चाहिए टॉपिक, क्योंकि फिर उससे ज्यादा होता है ना कि फिर 10-15 दिन अगर हो गए तो फिर वो है कि दिमाग से निकल सा जाता है टॉपिक। फिर अगर कम से कम आप हर 5 दिन अगर उस टॉपिक को वापस आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से आपके माइंड में फ्रेश रहता है बिल्कुल। और जहाँ तक है सर, लोग क्या स्पीड वाला क्या है कि लोग मेनली दिक्कत ये करते हैं कि प्रैक्टिस के वक्त क्या करते हैं कि क्वेश्चन करना है अपने को कैसे भी करके, क्वेश्चन करने पे सिर्फ और सिर्फ फोकस रखते हैं। मेरा तो उल्टा, मैं हमेशा क्या है कि अपना टाइमर लगा के बैठता था। 100 क्वेश्चन है, मैं अपना टाइमर 1 घंटे का लगाता था, उससे कम ही में करने की कोशिश करता था, हो जाता था 35-40 मिनट में। तो वो है कि आप जब शुरुआत से ही स्पीड की आदत ही डाल देंगे ना शुरुआत से ही, तब आपके फिर वो नहीं होगा कि यार यार हो आता तो है मुझे पर हो नहीं रहा है, वो नहीं होगा फिर आपके साथ। लोगों के साथ ये बड़ा होता है कि यार पढ़ तो मैंने सब रखा है, आता मुझे सब कुछ है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहे, अपनी स्पीड नहीं डेवलप करते। स्पीड अगर शुरुआत से आप डेवलप करेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और उसके ऊपर सबसे बड़ा एक वो होता है कि जैसे अब वैसे ऑल तो जैसे अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा मतलब इंग्लिश मीडियम वालों की बात हो जाएगी, अगर जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना लोगों को समझने में बड़ा टाइम लग जाता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, स्पेशली जैसे रीजनिंग वगैरह में, या तो उसमें क्या है कि आप अगर भाई वैसे आपको दिक्कत लग रहा है तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह अखबार वगैरह भी पढ़ लीजिए। तो वो है कि अगर जितनी आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट होगी ना, सवाल को आप परसीविंग स्पीड जितनी फास्ट होगी, आप जितना जल्दी समझ पाएंगे सवाल को, उतना ही फिर जल्दी आंसर दे पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। वो बहुत जरूरी होता है। और बाकी तो सर लगभग ठीक है, लगभग इतना ही है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही आपकी। और एक पार्ट जो आज हमारा एक अंग बन चुका है, सोशल मीडिया। तो हाँ क्या हाँ। इफेक्ट होता है सोशल मीडिया का एग्जाम्स में, ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप तैयारी करते हो? बेनिफिशियल होता है, हार्मफुल होता है, किस प्रकार का होता है? और कितना आपने क्या यूज किया और आपने क्या फॉलो किया, किसको फॉलो किया? सर सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है। अब आप आपके ऊपर है कैसे एडवांटेज लेना डिसएडवांटेज लेना है, क्योंकि सब कुछ आपको फोन ही पे मिलता है, सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है आपको। वही है कि आप किस चीज़ से फिल्टर करते हैं। और बाकी जहाँ तक फॉलो वगैरह करने की बात है तो लाइक
इंस्टा वगैरह तो ऐसे टाइम पास के लिए यूज करते थे। बाकी जैसे मेनली जैसे स्टडी वाला है तो या तो टेक्स्ट बुक था, फिर टेलीग्राम यूज कर लेते। टेलीग्राम पे जैसे आपका चैनल है, चार्ज बुक है एक, और एक दो मतलब जैसे टीचर्स के अंकित गोयल सर का चैनल है, तो उन पे थोड़ा बहुत देख लेते थे। कोई अच्छे क्वेश्चन आते थे, कई बार लोग उस पर ग्रुप पे डिस्कस करते, हमको भी जैसे कभी डाउट होता था तो ग्रुप पे डाल देते थे, या फिर कोई दूसरा पूछ रहा है अगर हमको आता है तो वो बता देते थे। तो उतना ही था। बाकी वही है कि आपको मतलब मैं तो क्या है कि मैं जैसे अपने फोन में ट्रैक करता था रोज का, कि कितना किस पे किस ऐप मैंने कितना टाइम लगाया। वो आपका वो है कि वो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये इतना बुरा नहीं है, ठीक है, 15 20 25 मिनट इंस्टाग्राम यूज किया तो चलो ठीक है, इतना तब माइंड को भी रिलैक्स करना पड़ता है, कोई इतना वो नहीं कर सकता ना उसके हिसाब से। तो बाकी तो इंस्टा जितना भी इंस्टाग्राम का करो नाम उतना ही। आपने ले लिया है तो आप अपनी आईडी भी बता दीजिए, जो बच्चे आपको फॉलो करना चाहें। हाँ, रविंद्र.rj19, RAVINDR.RJ19। चलिए, जो बच्चे डायरेक्ट अगर कुछ पूछना चाहें तो सर से जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एक हम्म। क्वेश्चन है नॉर्मल सा, या थोड़ा हटकर, आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा कि पहले जो मेंस होते थे, डिस्क्रिप्टिव होते थे, और अब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टूडेंट के लिए फायदा हुआ कि घाटा हुआ? अगर फायदा हुआ तो क्यों हुआ, घाटा हुआ तो क्यों हुआ? ये पॉइंट ऑफ व्यू हम आपका जानना चाहेंगे। सर मेरे हिसाब से तो फायदा ही है। फायदा ऐसे है कि अब आपको वो है कि ऐसा नहीं है कि आप जो करके आए हो ना वो उसी के नंबर है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर घर से लड़के आया तो आपके नंबर काट लेगा, वो नहीं हो सकता कम से कम, सबसे बढ़िया बात ये है। और तो उस हिसाब से मेरे साथ ये सर हो रखा है स्पेशली स्पेशली। अब एक एग्जाम दो एग्जामिनर कभी इक्वल पेज पे नहीं हो सकते। एक एग्जामिनर सेम आंसर के 10 नंबर देगा तो दूसरा 7 ही देगा। अब उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। वो आयोग के पास जाओगे वापस कोर्ट में तो उससे कुछ नहीं होगा। लोग जाते भी थे, मैकेनिकल वाले काफी लोग गए थे। तो ये काफी सही हुआ है। और एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसमें नंबर सवाल बड़े आते थे, 10 नंबर के, 20 नंबर के। एक छोटी सी गलती, एक अगर .01 को आपने .1 लिख दिया कहीं से गलती से, तो आपके 20 नंबर गए सीधा सट। यहाँ पे कम से कम आपको वो लिबर्टी मिलती है कि भाई 3 नंबर का एक सवाल गलत हुआ तो तीन के एक -1 करके 4 कट जाएंगे। उससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा कम से कम, मतलब थोड़ा सा आपको वो है कि एक फायदा मिला। और उसके ऊपर एक और फायदा है कि जैसे अब ये एक जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में क्या है कि जैसे अब कोई सब्जेक्टिव में अच्छा है तो उसके लिए तो नुकसान हुआ है, सीधी बात है। पर अगर कोई सब्जेक्टिव में अच्छा नहीं है, ऑब्जेक्टिव में अच्छा है, तो उसके लिए तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि और ऑब्जेक्टिव में होना अच्छा भी पड़ता ही है, वो अच्छा है, क्योंकि सीधी बात है प्री निकालना है, प्री में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो सीधी बात है। और एक और फर्क यह आया है कि जैसे पहले क्या होता था कि प्री में जो बाउंड्री पे भी है ना बंदा, उसके लिए चांस खुला रहता था, वो मेंस में अच्छा तगड़ा स्कोर करके सीधा पार हो जाता था। पर अब आजकल ये क्या हो गया है कि अब मेंस में जब ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो मेंस में ज्यादातर जो जनता है, जो अच्छी जनता है, जैसे 7 8 गुना पास होते हैं, तो उसमें से जो टॉप दो दो गुना 20 नंबर के रेंज में ही फंस जाते हैं। अब उस 20 नंबर के रेंज में जिसके प्री में अच्छे मार्क्स हैं, जिसने प्री में 10 15 नंबर की लीड ले रखी है, वो उस रेंज से आगे निकल जाएगा और सीधा सेट होना सेट हो जाएगा। तो मतलब प्री का रोल बड़ा बढ़ गया पहले की बजाय। पहले तो लोग, जैसे मैं बताऊं, पिछली बार मेरे प्री में काफी अच्छे थे लेकिन फिर भी मेंस में नहीं हो पाया। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीधी बात है मेंस में कई लोगों के प्री में मैंने देखा था सर 114 14 नंबर थे प्री में सिर्फ पिछली बार, और सीधा मेंस में 270 260 ऐसे नंबर लेके आ गए, सीधा हो गया आराम से सेलेक्ट। तो वही वो फर्क आ जाता। नहीं तो कम से कम अब आपको अगर प्री में आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप थोड़ा मतलब एक सेफ साइड है कंपेरेटिवली। और मेरे जो कट हिसाब ऑफ से है भी उसके अच्छा लिए थोड़ा हुआ है उसको बच्चों सुविधा के मिल लिए गया। कि जो पढ़ने वाले बच्चों थे उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, इनजस्टिस अन्याय नहीं नहीं हो हो रहा है। रहा है क्योंकि क्या होता था, मेंस में टीचर के ऊपर डिपेंड करता था। और दूसरी बात यह है कि लड़का डरने में, क्वेश्चन छोड़ने में डरता था, और वो डर के हमारे टाइम मैनेजमेंट भूल जाता था और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर हम्म। पाता। ये भी था। बट एक लॉस हुआ है, लॉस ये है कि जो तुक्का वाले थे, फायदा ही हुआ है प्रॉपर अच्छे वाले बच्चों को, क्योंकि मेंस में पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी राइटिंग पे, हम्म। कुछ नहीं तो वहां निगेटिव मार्किंग। इसमें क्या है, आप गलत करके आओगे निगेटिव में चले जाओगे। तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो हर तरीके से फायदा हुआ है। जो तुक्केबाज वाले हैं, जो जिनका सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है, उनमें थोड़ा सा उनका लॉस हुआ है। हाँ, जो कॉलेज में अच्छे थे लिखने में उनके लिए थोड़ा वो है कि इधर उधर हुआ है, पर ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि आप इंद्रन गुप्ता के वीडियोस कब से देख रहे हैं? न्यूज़ गुप्ता सर जैसे 2022 से तैयारी कर रहे थे तो लाइक थोड़ा फ्री टाइम मिलता था खाना खाने के बाद, या दोपहर में जब भी, मतलब तो ठीक है किसी का इंटरव्यू देख लिया। मतलब कुछ ना कुछ वो मिलता ही था कि भाई ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये ऑप्शंस है मार्केट में, भाई ये बुक ले सकते हैं, ये बुक ले सकते हैं। उस हिसाब से थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते थे कि भाई अपने लिए। और ये है कि जैसे अब मैं बता रहा हूँ तो वो सबके लिए जरूरी नहीं कि सही हो, तो वो है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या सही है, मेरे को क्या सूट करता है सबसे अच्छा है ये। अब जैसे मैं सुबह 8 बजे के उठ के पढ़ रहा हूँ तो वो ठीक है, वो मुझे सूट कर रहा है। अब अगर आप लेट को रात को 4 4 बजे तक पढ़ने वाले हैं तो वो आपको सूट कर रहा होगा।
उसमें कोई वो नहीं है, वो सबका अपना अपना होता है। पर ये है कि आपको ओपिनियन सबसे लेना है, फिर उसमें से आपको बेस्ट चूज करना है, अपने लिए बेस्ट चूज करना है। बात वही है कि उस हिसाब सुनो से, लेकिन सबकी करो अपने ये मन की। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो जब रिजल्ट आया है और पता चला कि आपका रैंक 1 है, क्या रिएक्शन रहा आपका या आपकी फैमिली का? सर रिएक्शन तो ऐसा है कि मैं तो लाइक उधर रिएक्शन में मैंने सोचा वैसे ही टाइम पास के लिए किया होगा, बाद में बात कर लेंगे, तो मैसेज कर दिया। फिर वापस आया दूसरी बार, मैं कहा कुछ काम होगा तो उठाया, तो भाई रैंक बनाया। मैं कहा मजाक कर रहा है क्या? ऐसा थोड़ी होता है, रैंक कैसे आ जाएगा? फिर यार नहीं, मजाक नहीं कर रहा है यार। अब वो दोस्त लोग तो मजे लेते हैं, आपको पता ही है। मेरे को लगा मजाक ही कर रहा होगा, तो मैं कहा नहीं नहीं, तू फोन रख एक मिनट, मैं खुद डाउनलोड किया, देखा, अरे यार ये सच में बन आ गई। ये कैसे हुआ? मेरे को वो खुद अजीब सा लगा कि टॉपर अपने जैसे ही होते हैं क्या? तो लाइक बिल्कुल वो एकदम से काफी वो था कि वो एकदम होता था ना कि क्या, मजा ही आ गया करता एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है एकदम से। तो घर पे बताया, घर वाले भी बहुत खुश थे। और एक्चुअली क्या है कि इस बार ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो ऑब्जेक्टिव सर एक और फायदा, सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि आपको बताता हूँ उसमें। जैसे पिछली बार मैंने सर 2 महीने वेट किया था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इस बार मेरी 3 दिन में आंसर की आ गई थी, तो मुझे पता चल गया था कि होना है कि नहीं होना है। मैं उसमें भी थर्ड या फोर्थ नंबर पे था, तो मुझे पता था कि मैं टॉप 10 तक तो रह ही जाऊंगा। मतलब ये सबसे बढ़िया फायदा था आराम से, कि भाई मुझे पता था कि होना चाहिए बस। तो एकदम से जब फर्स्ट आया तो मैंने कहा यार चलो अच्छा है, फर्स्ट और क्या चाहिए, और क्या ही चाहिए जिंदगी में, फर्स्ट से अच्छा और क्या हो सकता है बस। कितनी ये बार है आपने बस। रिजल्ट चेक किया था? रिजल्ट चेक सर 2 3 बार तो किया ही था, कम से कम बार बार घर वालों को भेजा था, घर वालों ने भी चेक किया था, लाइक पक्का रविंद्र कुमार यही है, फादर्स रोल नंबर नेम, यही फोन है, नंबर सब, एसएल यही डेट ऑफ है, बर्थ। सब कुछ यही है, फिर से चेक कराओ कहीं कोई करेक्शन तो नहीं, किसी और का नाम तो नहीं आ गया। फिर उसके बाद कुछ देर में हाँ विश्वास हुआ सर, होगा तो लगा होगा। ये था कम से कम कि सर मेरे नाम के दो ही, एक मैं था एक और बंदा था, बस दो ही बंदे थे, ज्यादा नहीं थे, तो वो उतना वो डर नहीं था कि कोई और होगा। वो तो सर बहुत लाइक वंस इन लाइफ टाइम वाला मोमेंट था बिल्कुल। हाँ होता है, सभी के साथ होता है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे और भी ऊपर तैयारी करनी है या केवल एसएससी तक सीमित रहना है? अभी सर ऐसे मतलब, अब अगर मैं स्टेट ही आएगा, अगर आरपीसी ना आएगा तो करेंगे बाकी। यूपीएससी का भी मतलब सोच रहे हैं अभी, यूपीएससी का फाइनल नहीं है। अगर आरपीसी इन आ जाता तो आरपीसी इन पे जाएंगे एक बार। अगर आरपीसी इन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर यूपीएससी की ट्राई करेंगे। मतलब वही है हम्म। कि अब आदत सी पड़ गई है पढ़ने की, अब जोर नहीं आता उतना पढ़ने में। अब तो क्या ठीक है, पढ़ रहे हैं, आराम से हो जाएगा। तो वो धीरे 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 अपने आप वो हो जाता है धीरे धीरे। अब पढ़ने में जोर नहीं आता तो पढ़ लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कभी सोचा था कि रैंक 1 भी आ सकती है ऐसा कुछ तैयारी के समय? रैंक वन सर, मतलब एक्चुअली सर मेरे क्या है ना, मेरे टेस्ट में रैंक बहुत सही रहती थी। मैं टेस्ट में कई बार, मतलब टेस्ट में मैं अगर 10 टेस्ट दिए थे ना मैंने इस बार और पिछली बार भी, तो मैं 10 में से 3 4 में मैं टॉप 10 में था टेक्स्ट बुक पे। अगर और टेक्स्ट बुक में मतलब लाइक सही लोग आते हैं काफी, जो इनकी अच्छी तैयारी है, काफी ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी मेरे कॉन्टेक्ट में है ऐसे 2 4 बंदे जो टेक्स्ट बुक में, तो मेरे को मतलब था कि हाँ मैं निकाल तो लूंगा। भले ही 5 सीट आएगी 10 सीट आएगी सीपीडब्ल्यूडी की, तो भी मैं निकाल तो लूंगा, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, कुछ भी हो जाएगा। और वो है कि हाँ फर्स्ट तो मतलब वो है कि यार एकदम फर्स्ट आ सकती है क्या? ठीक है, टॉप 10 में आना अलग होता है, फर्स्ट आना अलग होता है थोड़ा वो तो ऑब्वियसली था ही। पर सिलेक्शन का मैं काफी तो कॉन्फिडेंट था कि भाई, पिछली बार तो मतलब झटका लगा था, वो बहुत तगड़ा झटका था। मैंने कहा वो घायल शेर वैसे ही ज्यादा खतरनाक होता था, मैंने कहा इस बार तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कुछ भी हो जाए। उस हिसाब से हाँ फर्स्ट रैंक तो लाइक। एक क्वेश्चन आया एक स्टूडेंट का। क्वेश्चन ये है कि रिवीजन स्टेट मिनिमम रिसोर्सेज फॉर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस। तो इसके लिए तो टेक्स्ट बुक ही रहेगा प्रैक्टिस के लिए, अब सब्जेक्ट जैसे वाइज जिन्हें लीव करना है। सब्जेक्ट वाइज लीव करना मतलब मतलब कुछ चीजें होती है ना जो एसएससी में नहीं पूछी जाएंगी, फालतू बच्चे पढ़ते रहते हैं। हाँ कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, ये सब कुछ। जैसे कि मतलब क्या जो लीव कर रहे एक्चुअली हैं, देखो जो भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, आप पहले एसएससी का, अगर आपको एसएससी में टॉप करना है एसएससी में सिलेबस देख लो। जो टॉपिक नहीं दिया है उसे अननेसेसरी लेकर ओवरलोड ना लो, तो होने वाला नहीं है उससे। और टॉपर जो आएंगे 500 में 500 पूरा नहीं पाएंगे, कुछ नंबर कम ही रहते हैं, तो इसे ध्यान रखना, कुछ छोड़, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है।
टेक्निकल में सर ऐसा है कि मतलब मेरे हिसाब से तो एसएससी में अगर आप जा रहे हैं तो टेक्निकल तो पूरा करना है आपको। टेक्निकल तो जितने 6-7 सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल वैसे भी ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो टेक्निकल में आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये छोड़ के जाऊंगा, मैं ये इससे तो आता नहीं है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सीधी बात है, एक सवाल आएगा इजी कहीं से, आपको नहीं आता, दूसरे को आता, दूसरा लीड ले लेगा। और यहाँ तो एक एक तो बहुत दूर की बात सर, पॉइंटों का मायना है यहाँ तो। पॉइंटों में सिलेक्शन होता है, पॉइंटों में रह जाते हैं। तो टेक्निकल में तो आप कुछ नहीं कर सकते कि छोड़ दूं ये कर दूं। जीएस में, हाँ जीएस में ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा टारगेट करना है कि भाई इस टॉपिक से पक्का 2 सवाल आता है, तो मैं ये तो पक्का करके जाऊंगा, इसका भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे को छोड़ दो, वो दिक्कत नहीं है। टेक्निकल में ऐसा आप नहीं कर सकते कि मैं छोड़ दूं कर दूं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल में छोटा ही सिलेबस है, उसमें फिर आप ऐसे नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। अब यहाँ तक का सेशन तो काफी अच्छा रहा, काफी चीजें बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गई हैं। जल्द ही हम एक लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें बच्चे भी इनवाइटेड होंगे। बच्चे यूट्यूब को डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएगा, लाइव होगा, और उस पे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाइव सेशन में हम सर के साथ पूछ लेंगे, आप लोग भी रहेंगे उसमें पूछते रहिएगा। बट क्या है, उसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, नए नए बच्चे आते रहते हैं, वही क्वेश्चन हाँ बार बार ये पूछते थोड़ा। रहते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, तो सर भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा। और जल्दी हम एक लाइव सेशन भी लेकर आएंगे। और बहुत बहुत बधाई हो सर। एक ये तो सपने में नहीं आता कि ऑल इंडिया रैंक वन भी आ सकती है, बट ये हकीकत है। अब बच्चे देख लो, टॉपर ऐसे भी होते हैं जो ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप भी आ सकते हो। बस आप अपने आप को फॉलो करो और एकदम एग्जैक्ट जो करना है वो करो। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे हाँ सर ये। ने बताया उसी चीज को फॉलो करना, वीडियो 2 बार 3 बार देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और बाकी सर से लाइव मिलेंगे आप लोगों के साथ। और थैंक यू रविंदर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी और नीरज गुप्ता की पूरी टीम की तरफ से। और जल्दी आप अपने स्टेट गवर्नमेंट जो आपका सपना है उसमें भी आप क्वालिफाई करें, जल्दी वैकेंसी आएगी, उसमें भी हम आपको देखना चाहते हैं। उसमें भी जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो इंटरव्यू जरूर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर और फॉर गाइडिंग थैंक यू। स्टूडेंट्स और मोटिवेटिंग हिम कि टॉपर्स बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, वो भी बिना कोचिंग के। जरूरी नहीं कि कोचिंग करो। थैंक यू सर। यूट्यूब पे सब है सर।